पर इसमें जो हमारे हित हैं और हमारे जो कंसर्न्स हैं आशीष, वो सबसे ज़रूरी हैं। और जो ऑपरेशन अजय जो चलाया है विदेश मंत्रालय ने, भारत सरकार ने 230 भारतीयों को वापस लाने का जो प्लान है, पहला हवाई जहाज़ लेकर आएगा। इस वक्त इजराइल में कितने भारतीय फंसे हैं, किस तरह के संपर्क किए जा रहे हैं, क्या कुछ इंतजामात किए हैं विदेश मंत्रालय? जो स्टैंडर्ड है संदीप जी, कल मैं सीजी मुंबई से बात कर रहा था जो इजराइल के यहाँ पर पोस्टेड, उन्होंने कहा कि तकरीबन 20,000 के करीब अभी जो इमीडिएट चैलेंज है लोगों को निकालने का, इंडियंस वो फिगर है। हालांकि इंडियंस 20,000 भारतीय हैं करीबन, ऐसा उन्होंने बताया कि ये अभी स्टैंडर्ड है जिनको निकालने का चैलेंज है। उसमें से भी ये देखना होगा कि कितने लोग अभी इमीडिएटली वापस आना चाहते हैं, लिहाजा ये एक्सरसाइज शुरू की गई है। आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के सामने। मुझे लगता है कि समय रहते ही अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि विदेश मंत्रालय ने सही समय पर यह कॉल ले लिया और ये ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है, जिसका कल मेरा ख्याल है जिस तरह से जानकारी दी गई विदेश मंत्रालय की तरफ से, कल पहली खेप आएगी लोगों को। जी बिल्कुल। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा जहां पर इंडियन डायस्पोरा हो, एक दिन पहले भी हमने देखा था कि हमारे एम्बेसडर बाकायदा वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर रहे थे और सभी को कह रहे थे चिंता न करें, हम ख्याल रखने के लिए हैं, पूरा आपको असिस्टेंस दिया जाएगा, लेकिन अपने आप को जहाँ भी रहें वहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहें, सेफ रहें। तो इस लिहाज से ये बड़ा ऑपरेशन और मुझे लगता है बड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एक जानकारी और दी गई कि अभी ये देखना होगा कि भाई एयर क्लियरेंसेज वगैरह की ज़रूरत है, कौन सी फ्लाइट उतर पाती है, कौन सी नहीं उतर पाती है, सिचुएशन कहीं और एग्रीवेट ना हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि, क्योंकि हमें इसमें इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भाई सीरिया में डमेस्कस एयरपोर्ट वहाँ वो ठप हो गया है, एलेपो का, तो जवाबी कार्रवाई तेल अवीव के एयरपोर्ट पर भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और इस बात का बड़ा खतरा है। देखिए तेल अवीव शहर में जहाँ पर हमारे कितने कुलीग्स गए हुए हैं, मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, उनके होटलों में आके रॉकेट्स गिर रही हैं। तो यू कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी। आशीष थे 20 मीटर दूर, वहां पर एक रॉकेट गिरता है। वो तो बॉर्डर पे थे, वो तो एकदम गाजा में, उनको तो अपना ख्याल और रखना चाहिए। मैं तो तेल अवीव की बात कर रहा हूँ कि जिन होटलों में हमारे दूसरे कॉलीग्स हैं, उन होटलों के कैंपस में आकर के रॉकेट गिर रही है। तो कुछ भी हो सकता है, उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ये बहुत जरूरी था जो कदम विदेश मंत्रालय ने उठाया। लेट्स जस्ट होप कि सक्सेसफुली इंडिया इसको अचीव करने में कामयाब हो, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो वापस आना चाहते हैं उनको हम सेफली ला सकें। और इसमें भारत ने जो क्लियर कट एक स्टैंड लिया है, नुआंस्ड आपने बताया, पर मतलब एक बड़ा शिफ्ट है हमारी पॉलिसी में। इजरायल का पूरा समर्थन जो भारत करता दिखा है, वो कूटनीतिक अग्नि परीक्षा क्या अभी जारी है? देखिए संदीप जी, आप विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे इजाज़त चाहिए होगी। मैंने उस दिन भी कहा था और आज का भी जो स्टेटमेंट है सर, उसमें ये क्लियरली मैं एज अ डिप्लोमेटिक जर्नलिस्ट ये समझ रहा हूँ कि भारत ने एक पक्ष का साथ खुल के नहीं लिया, हम ऐसा ना कहें। मुझे ऐसा लगता है भारत ने क्लियर कट स्टैंड लिया है एक्ट ऑफ टेररिज्म के अगेंस्ट। तभी मैंने उस दिन भी कहा था कि ये न्यूआंस्ड शिफ्ट है इजराइल के पक्ष में, क्योंकि दोनों देशों के बीच में क्लोजर सिक्योरिटी कोऑपरेशन और दोनों नेताओं के बीच में बड़ी तगड़ी बॉनहोमी है। हाउएवर उसके बावजूद आज ये वजह क्यों हुई संदीप जी कि विदेश मंत्रालय को ये समझाना पड़ा कि हमारा स्टेटेड पोजीशन क्या है, और उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया कि वी आर, लेट मी जस्ट रीड इट आउट, India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders side by side at peace with Israel। ये बहुत ज़रूरी समझा गया कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, माफ़ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। जिस तरह से भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से पोलराइज करने की कोशिश किया जा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसिडर्ड और बड़ा सही पोजीशन लिया कि कम से कम इसको क्लियर किया जाए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल के साथ हम डट के खड़े हैं, लेकिन हम डट के इस बात पर खड़े हैं कि इजराइल रिजर्व्स द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म, जो इंडिया का राइट है। तो हम आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ हैं। पैलेस्टाइन पर जो हमारा पोजीशन, उसको अभी हमने डाइल्यूट नहीं किया है। वो उनकी जो मांग है उसको हमने डाइल्यूट नहीं किया है। और इसमें कहीं ना कहीं क्या मैं ये भी मानूं आशीष की निहित है कि मासूमों की बलि ना चढ़ा दी जाए। कोलैटरल डैमेज जितना कम हो उतना रखना चाहिए। सर मैं तो 7 साल के बच्चे का बाप हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने आज ही एक बड़ी डिस्टर्बिंग तस्वीर देखी कि एक बाप एक बच्चे को गोद में लेकर के सफ़ेद कपड़ों, और मेरा हमेशा मानना है, मुझे घर पे डांट भी पड़ेगी जो मैं अभी बोलने वाला हूँ आपसे, कि मैं तो खुद ये कल्पना कर रहा था कि कहीं वो मेरा बच्चा गोद में तो नहीं था। जब तक मेरा मानना है तकलीफ आप खुद पर लेकर के नहीं सोचेंगे, तब तक आपको उसकी गंभीरता नहीं समझ में आएगी। तो कोलेटरल डैमेज तो संदीप जी शुरू हो चुका है। 100 बच्चे
जब एक जगह की रिपोर्ट थी जिनका गर्दन काट दिया गया। हम पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करते थे, वो कैसे आतंकी थे जो टेबलों के नीचे घुस घुस के आतंकियों ने बच्चों को मारा था। अगर आप बच्चों के गर्दन काट दिए छोटे छोटे बेबीज के, तो कोलैटरल डैमेज ऑफ हाईएस्ट डिग्री तो शुरू हो गया। अब इसको डील तो करना, मुझे लगता है कि सभी पैनलिस्ट बिल्कुल सही कह और रहे ये हैं। मानवीय पहलू को हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आतंकवाद की कोई जगह नहीं, आतंकियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उनको बर्बाद कर देना चाहिए। पर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बात है और इस पर मैं विवेक आर्जू साहब के भी व्यूज चाहूंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।